अगर इंडिया का ये वाला चैप्टर और पहला वाला चैप्टर को कंपेयर करें तो दोनों में कंपैरिजन क्या, दोनों में कहानी इसी वर्ड का है, नेशनलिज्म का। नेशनलिज्म क्या है ये ऑलरेडी पढ़ लिए। नेशनलिज्म का एक टाइमिंग भी देखे हम लोग यूरोप में। टाइमिंग क्या था आपका, जनरली 1789 से स्टार्ट हुआ और आप देख रहे हो कि 1870 आते आते बहुत सारा कंट्री नेशन बन गया यूरोप में। यूरोप में यही देख रहे थे ना। अच्छा, यूरोप की कहानी में पॉइंट क्या था कि वहां पे जो लोग थे ना वो अपने ही राजा के सिस्टम के खिलाफ उन्होंने नेशनलिज्म को अचीव किया। बट इंडिया और एशियन और अफ्रीकन कंट्री में ऐसा नहीं था। एशिया अफ्रीका के कंट्री में ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ के राजा का सिस्टम नहीं चलता था। एशिया का अधिकांश कंट्री का था कॉलोनी था। किसका कॉलोनी था? यूरोपियन कंट्री का, ब्रिटिश का नहीं, यूरोपियन कंट्री का। उसमें इंडिया ब्रिटिश का था। तो जो भी यूरोपियन कंट्री किसी दूसरे देश को कॉलोनी बना रहा था उसे कॉलोनियल गवर्नमेंट कहते हैं। और कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्रगल करते करते यहाँ के लोगों में एक सेंस जागा जिसको बोला गया नेशनलिज्म। जैसे कहानी देखो ना, हमारे कंट्री में बंगाल या मराठा या मगध या पंजाब या मैसूर या हैदराबाद, कोई भी ऐसा राज्य नहीं था जो यूनिटी को देखता था। सब राज्य अपना ही एरिया को देश मानता था। और जब अंग्रेज ने सबका कॉमन तरीके से शोषण करना स्टार्ट किया तब उनको रियलाइज हुआ कि हमारा कॉमन एनिमी क्या है? अंग्रेज है। और तब वो आवाज उठाना शुरू किया और उनमें यूनिटी आ गई। तो वो यूनिटी आने का मेन टाइमिंग क्या था हमारे कंट्री में, यूनिटी आने का मेन फैक्टर क्या था हमारे कंट्री में, वही इस लेसन में बात करेगा। कभी भी ये भ्रम नहीं पालना है, हालांकि पहले भी पढ़ लियो कि ये इंडिया का नेशनलिज्म मूवमेंट पढ़ रहे हैं, नहीं। यहाँ पे बस ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इंडिया का किस टाइमिंग में ये वाला फीलिंग लोगों में आया, यानी इंडिया के कौन से टाइमिंग में लोग यूनाइट हो गए। तो टाइमिंग क्या दिखा रहा है? ज्यादा टाइमिंग नहीं लिया गया, 1915 से 40 के बीच का टाइम लिया गया। और इस 25 साल के टाइम में इंडिया में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जो इंडियन को यूनाइट किया। किसके अगेंस्ट? कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ। इसको एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल भी बोला गया। तो ये एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में मेन फैक्टर कौन रोल प्ले किया? तो मेन फैक्टर, बहुत सारे मूवमेंट हुए थे बट दो मास मूवमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले किया। कौन सा? पहला एनसीएम और दूसरा सीडीएम। और यही दो टॉपिक पे तो पूरा चैप्टर है। इसी दो पॉइंट पे ये पूरा चैप्टर है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसके अलावा सब इधर उधर का बात, रिलेटिव बातें हैं। तो यही दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या था या फिर ये क्या था, इसमें लोगों ने क्या किया, इफेक्ट क्या आया, बस इतना ही पढ़ना है। और इन सब में सेंस मिलाएंगे कैसे इसके वजह से लोग जुड़ रहा है आपस में, इसी की कहानी पढ़नी है। तो जिसमें जब हम पहला लेसन में इन करते हैं तो लेसन 1 का नाम क्या है? किसी को याद है? लेसन 1 का नाम है वर्ल्ड वार फर्स्ट, एक, दूसरा खिलाफत और तीसरा नॉन कॉपरेशन। ये 3 वर्ड है पहला लेसन का, यानी 3 वर्ड का तीनों छोटा छोटा मूवमेंट है। क्या पढ़ने वाले तुम, क्या सोच रही हो? सोचने का चार्ज लगेगा, भाड़ा ले लेंगे, समझे? इधर देख, आया सुबह सुबह गाल पे हाथ रख के सोच रहा है। तो ये वर्ल्ड वार फर्स्ट, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ना। और इसका टाइमिंग स्टार्ट होता है 1915 से। कब का टाइमिंग है? तो पहला टॉपिक में आते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो इस लेसन में स्टार्ट होता है वो है इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट। देखो टॉपिक पे ध्यान देना है और टॉपिक के अंदर जो इंटरनल पॉइंट है उस पर ध्यान देना है, ज्यादा डीपली नहीं जाना है। क्या करे खुशी? सारा खुशी का दिमाग आज खराब हो रहा है। इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, तो 2-3 को इफेक्ट देखते हैं। वर्ल्ड वार कब चला? 1914 से 18। और इंडिया ज्वाइन किया, किसकी ओर से ज्वाइन किया? हाँ, ब्रिटिश की ओर से, अलाइस की ओर से ज्वाइन करना पड़ा क्योंकि ये कॉलोनी था। तो जब ज्वाइन किया और जब 4 साल युद्ध चला ना, तो इंडिया के इकोनॉमी पे और इंडिया के सोसाइटी पे इसका इफेक्ट पड़ा। उसी इफेक्ट को पहला टॉपिक बनाया गया यहाँ पे, जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट। काउंट करते हैं। सबसे पहला इफेक्ट, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया। एकदम सीधा सीधा याद करने का प्रयास करो। डिफेंस एक्सपेंडिचर क्या हो गया? बढ़ गया। कैसे? युद्ध होगा तो आर्मी को सप्लाई जाएगी तो खर्चा तो बढ़ेगा। और उस डिफेंस एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स और कस्टम ड्यूटीज को भी बढ़ा दिया। ये दूसरा इफेक्ट है।
इनकम टैक्स या कस्टम ड्यूटीज या टैक्स सब बढ़ गया, बढ़ेगा तो कंट्री की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा। रिजल्ट और क्या आया, पता चला मार्केट में हर चीज महंगा हो गया, ऐसा वैसा नहीं, सीधा डबल हो गया प्राइस। तो ये तीन तो लगातार दिख रहा है, खर्चा बढ़ जाना, कौन सा खर्चा बढ़ना, डिफेंस वाला, उसको मेंटेन करने के लिए कस्टम ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस करना, और फिर मार्केट में प्राइसेस का बढ़ना और फूड शॉर्टेज हो जाना, दाम भी बढ़ रहा है और अनाज भी कम है, तो अनाज जा कहाँ रहा है, सारा का सारा बॉर्डर पे, कहाँ जा रहा है, सब बॉर्डर पे। तो ये तीन तो एकदम डायरेक्ट है, एक चौथा भी डायरेक्ट है, कौन सा, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन। अंग्रेज लोग जबरदस्ती यूथ को क्या कर रहा था, आर्मी में ज्वाइन करवा रहा था। ये चार लगातार है, और इन चारों में से उसी ड्यूरेशन में एक एपिडेमिक भी आ गया। क्या नाम है एपिडेमिक का, और जब ये एपिडेमिक कंप्लीट हुआ, युद्ध कंप्लीट हुआ और 1921 में सेंसस हुआ, याद रखना ये बात, 1921 में सेंसस हुआ, तब जाके पता चला कि 12 से 13 मिलियन लोग सिर्फ इन्फ्लुएंजा के वजह से मारे गए। तो ये 4-5 जो पॉइंट मिला, ये इफेक्ट है, किसका इफेक्ट है, और इंडियन झेल रहा है। क्यों झेल रहा है भाई, क्योंकि उनको लग रहा है कि चलो वर्ल्ड वार के बाद कुछ तो रिलीफ या आजादी मिलेगी, और ऐसा हुआ कुछ नहीं। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट और इसका इफेक्ट, पहला पॉइंट देख रहे थे, रिपीट करो, सबसे पहला इफेक्ट क्या बोले, दूसरा, तीसरा, चौथा, चल, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक पांचवा है। तो ये सारे आपका इफेक्ट हो गया। एग्जाम में इतना हमेशा हम कई बार एक दो क्लास के बाद रिमाइंड कर ही देते, एग्जाम में याद रखना, आपका फॉर्मेटिंग ही आपको नंबर कटने से बचाएगा। नॉर्मली 60 से ऊपर नंबर चाहिए ना, तो नंबर बढ़िया, फॉर्मेटिंग बढ़िया रहेगा, एरर जो बताया वो नहीं करोगे, मार्क्स मिल जाएंगे। साफ सुथरा कॉपी रहेगा, इवेलुएटर को 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा आपका कॉपी चेक करने में, तो ऑब्जेक्टिव में नंबर कटेगा, सब्जेक्टिव में नहीं। आपको इतना भी याद रह गया ना, अच्छा वर्ल्ड वार फर्स्ट में आता है टॉपिक था फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन, लिख दिया ना, उस पर नंबर मिल जाएगा, वो डिटेल अंदर देखेगा भी नहीं, अंदर क्या लिखे उसी पे नंबर मिल जाएगा। तो पॉइंट याद रखने का कोशिश करना है। तो ये पहला टॉपिक था। अब आते हैं दूसरा टॉपिक में, पहला टॉपिक कंप्लीट वर्ल्ड वार का। अब इसी टाइमिंग का, टाइमिंग अब भी यही है, टाइमिंग नहीं बदला है। ये जब टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो टाइमिंग हम इसी को लेके चल रहे हैं, 1914 टू 18 वर्ल्ड वार का ही टाइम है। और यहाँ पे एक दूसरा घटना हो गया, किसका, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह का जब पॉइंट देख रहे हैं, तो इसको तो इंट्रोड्यूस महात्मा गांधी किए। कौन किए, तो महात्मा गांधी पहला सत्याग्रह कहाँ लॉन्च किए थे, साउथ अफ्रीका में, इंडिया में नहीं। पहला सत्याग्रह कहाँ, इंडिया में पहला कहाँ लॉन्च किए, ये तो याद है, चंपारण खेड़ा, और ये तो इजी है। बट ये सत्याग्रह है क्या, 2-3 पॉइंट इसके याद रखने हैं। सत्याग्रह का मतलब, ये आप कह सकते हो पॉलिटिकल पैसिव रेसिस्टेंस था, एक्टिव नहीं, जो इंटेंस एक्टिव डालता था अपने अपोजर के ऊपर, ऑपरेशंस के ऊपर। तो ऐसे थोड़ी बताओगे, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य को समझना। इसका कुछ पॉइंट देखो, सबसे पहला पॉइंट, एम्फेसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रूथ। दूसरा नीड टू सर्च ऑफ ट्रूथ। दो चीजें, सत्य के ताकत को समझना और सत्य को समझना या ढूंढने का प्रयास करना। तीसरा, नो नीड ऑफ यूजिंग फिजिकल फोर्स अगेंस्ट ऑपरेशन। जो अत्याचार करने वाला है उसके खिलाफ शारीरिक बल लगाने की आवश्यकता नहीं है। द फॉलोअर ऑफ सत्याग्रह, जो होंगे फॉलोअर्स, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा मेथड ऑफ नॉन वायलेंस। किसको फॉलो करना पड़ेगा, नॉन वायलेंस को, हिंसा नहीं करना होगा, और इनके फॉलोअर को सत्याग्रही कहा जाएगा। तो यही 3-4 पॉइंट याद रखना है। एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ, नीड टू सर्च ऑफ ट्रूथ, ठीक है, नो नीड ऑफ यूजिंग फिजिकल फोर्स अगेंस्ट ऑपरेशन, फॉलोअर ऑफ इट कॉल सत्याग्रही, एंड फॉलो द मेथड ऑफ नॉन वायलेंस। ये हो गया सत्याग्रह कंप्लीट। कितना पॉइंट मिला इसमें, विचार 5 मिला। चलो ऋषभ रिपीट करो जरा, सुनना बाकी सब लोग, रिपीट, याद हो जाएगा। याद करने पे ज्यादा फोकस डालो आरती। रुक रुक, वो करना मैं भुला गया हम। समय बगल में क्या नाम है तुम्हारा, हाँ प्रज्ञा, याद करने पे फोकस करो, हम आर्थिक बोल रहे हैं। चलो सबसे पहले बताओ वर्ल्ड वार फर्स्ट का इफेक्ट बताओ, एक गिनते जाना।
कंस्क्रिप्शन, जबरदस्ती यूथ को आर्मी में ज्वाइन करवाना। चलो 2, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया था। 3, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया। हाँ, भोजन की कमी हो गया और प्राइसेस डबल हो गए। अब सत्याग्रह का आइडिया बताओ। एक, ठीक, नीड टू सर्च ऑफ ट्रूथ, ठीक है, अगेंस्ट ऑपरेशन, 3, हाँ, नॉन वायलेंस यूज करना। बैठ जाओ। तो ये 2 टॉपिक हम लोग पढ़े, एकदम सीधा सीधा, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, कोई दिक्कत। जिसमें गांधी जी ने इंडिया में 3 सत्याग्रह लॉन्च किया और तीनों सक्सेसफुल। 3 लॉन्च किया ना इन्होंने। देखो यहाँ पे जब आ रहे हो इस बुक में, तो लेसन में जैसे हम इन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो दे रहा है गांधी जी का पहला सत्याग्रह अफ्रीका में। कहाँ किए हैं? बोल्क ट्रस्ट को जगह है, 6 नवंबर 1913 को। वो ट्रांसवाल से लेके कहीं दूर तक पैदल यात्रा किए थे, तो उसी का ये सीन है। और यहाँ पे दिख रहा है इनका 3 सत्याग्रह, जिसमें पहला दिख रहा है चंपारण वाला, कब, किसको इंस्पायर करने के लिए? ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ। 1917 में फिर दूसरा, कहां पे? तो यहाँ पे क्रॉप फेलियर के वजह और प्लेग एपिडेमिक की वजह से किसान अपना रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। और तीसरा अहमदाबाद, तो यहाँ पे किसके लिए किए? कॉटन मिल वर्कर के लिए। तो तीनों सत्याग्रह में किसके लिए किए और क्यों किए, ये 3 पॉइंट याद रखना। और ये तीनों सक्सेस रहा सत्याग्रह, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक में एक टाइमिंग खत्म हो गया, 14 से 18 का टाइमिंग खत्म हो गया, जिसमें ये 2 बातें हम लोग देखे इंडिया को रेलेवेंट मान के। और इन दोनों में कहीं भी अभी तक साबित नहीं हुआ है कि इसके वजह से नेशनलिज्म लोगों में आ रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज क्लियर हो रहा है कि सत्याग्रह के वजह से लोग जुड़ रहे हैं। वो जुड़ रहे थे ना, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह अलग अलग जगह पे लॉन्च किए, लेकिन गांधी जी के नाम पे लोग क्या होने लगे? जुड़ने लगे एक दूसरे से। यही तो नेशनलिज्म है। इसीलिए ना गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। उनके नाम पे लोग जुड़ता था, भले मेथड आधा अधूरा था, फेलुअर हो जाता था, अलग बात है, लेकिन बहुत फॉलो करता था उनको लोग। तो ये हो गया आपका 2 पॉइंट। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वार खत्म हो गया, तो स्टार्ट होता है थर्ड टॉपिक। तीसरा टॉपिक कौन सा है? रॉलेट एक्ट। कौन सा टॉपिक है? ध्यान देना, ये एक्ट आया 1919 में। देखो टाइमिंग बदल गया, 18 तक था ना यहाँ पे। वर्ल्ड वार खत्म हुआ, और वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद ये एक्ट लाया अंग्रेज लोग, जिसका एक्ट का कहना क्या था कि अगर कोई व्यक्ति सस्पेक्ट हो, संदेह हो, तो भाई उसको पकड़ो और बिना ट्रायल के जो 2 साल के लिए जेल में डाल दो। और ये पावर किसको दी गई? पुलिस को। हर एक इंडिविजुअल पुलिस के पास ये पावर था कि वो अरेस्ट करके करेगा व्यक्ति को, तो वो 2 साल जेल में भी डाल सकता है। कोर्ट जाना ही नहीं है, कोर्ट का जरूरत ही नहीं है। तो ये इनॉर्मस पावर दे दिया पुलिस को। अब ऐसा एक्ट अंग्रेज क्यों लॉन्च किया? पहला पॉइंट। और दूसरा, इस एक्ट के खिलाफ इंडियन ने क्या किया? चलो दोनों देखते हैं। पहले अंग्रेज क्यों लॉन्च किया? वर्ल्ड वार के बाद जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने अपना हरकत बढ़ा दिया, क्योंकि उनको लगता था, इंडियन को लगता था कि युद्ध के टाइम युद्ध खत्म होगा, जीतेंगे तो आजादी मिलेगी। और ऐसा कुछ हुआ नहीं। अंग्रेज क्या किया? आजादी देने के जगह पे एक एक्ट लेके आ गया। कौन सा एक्ट लेके आया? नहीं, हिडन टॉपिक में जा रहे हैं। यहाँ पे एक एक्ट लेके आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ध्यान देना, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और इस एक्ट के तहत क्या किया कि स्टेट गवर्नमेंट वाला सिस्टम बनाया, और बोला स्टेट गवर्नमेंट में इंडियन भी पार्टिसिपेट करके इलेक्शन में वो बन सकता है, एमएलए एमपी। यानी इंडिया में इलेक्शन सिस्टम लाया पहली बार इससे के माध्यम से, और इंडियन को पार्टिसिपेशन दिया। तो बदलाव तो किया, चेंजिंग तो किया है इस एक्ट के नाम पे। कौन से एक्ट के नाम पे? लेकिन इंडिया के लोगों को ये एक्ट पसंद नहीं आया। बोला मुझे आजादी चाहिए, स्वराज चाहिए मुझे। जल्दी से बैठ जाओ, मुझे क्या चाहिए? स्वराज चाहिए। और ये लोग क्या किए? इसी एक्ट के खिलाफ विद्रोह कर दिए। पूरे कंट्री में पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ गया। उसी पॉलिटिकल एक्टिविटी को दबाने के लिए ये दूसरा एक्ट है, जिसका नाम क्या है? तो अभी एक पॉइंट देखे, व्हाट इज रॉलेट एक्ट एंड व्हाट आर द इंटेंशन, व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ ब्रिटिश बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग इट। क्यों इंट्रोड्यूस किए, ये भी हम यहाँ पे देख लिए, कारण भी देख लिए क्यों ये आया। पॉलिटिकल एक्टिविटी को दबाने के लिए आया, और इसके माध्यम से पुलिस डायरेक्ट लोगों को अरेस्ट करेगा। हल्ला करोगे सीधा जेल में डाल देगा। जेल में जाने का मतलब है 2 साल बाहर निकल ही नहीं सकते हो। तो ये एक्ट। अब इसके खिलाफ रिस्पॉन्स कैसे हुआ? तो गांधी जी उस समय तक फ्रंट लीडर थे,
वो उनको लोग फॉलो कर रहा था। तो गांधी जी ने भाई इसके खिलाफ लॉन्च किया मूवमेंट, और उस मूवमेंट को क्या नाम दिया गया? सब रिलेवेंट टॉपिक है, ध्यान देना, सब एक दूसरे से कनेक्ट होगा। यहाँ पे कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो गया? यहाँ पे कब स्टार्ट किए? हाँ, इनका इनका बड़ा अच्छा पसंदीदा डेट है। किनका पसंदीदा डेट है? गांधी जी का। 6 अप्रैल को 3 घटना किए हैं। पहला उधर ट्रांसवाल में वो सत्याग्रह लॉन्च किए, फिर 6 अप्रैल को यहाँ भी, हाँ वो 6 नंबर वाला, फिर 6 अप्रैल यहाँ है, फिर सॉल्ट मार्च भी रेलेवेंट बन रहा है डेट। तो यहाँ पे रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च कर दिया। इसका मतलब क्या है कि भाई इस एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करना है, यही करना है ना, नॉन वायलेंस को फॉलो करना है। अब लोगों ने किया। अब देखो अभी पूरे चैप्टर में 3 जगह ऐसा सीन आएगा, 3 जगह। पहला, ये सत्याग्रह जो रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च हुआ यहाँ पे, दूसरा एनसीएम के जस्ट बाद, और तीसरा सीडीएम के जस्ट बाद। जब ये लॉन्च होगा तो क्या सीन आएगा? तो पूरा कंट्री 2 भाग में बट जाएगा। कितने भाग में बटेगा? एक अंग्रेज का ग्रुप और एक इंडियन रिवोल्यूशनरीज का ग्रुप, और दोनों आपस में करेंगे क्लैश। तो क्या होगा भाई? पब्लिक क्या करेगा? अंग्रेज को मारेगा। अंग्रेज क्या करेगा? पब्लिक को अरेस्ट करेगा और मारेगा। ये झगड़े चलेंगे दोनों के बीच में। सत्याग्रह लॉन्च होगा, मूवमेंट लॉन्च होगा, तो पब्लिक क्या क्या कर सकता है? इमेजिन करो। पहला काम, स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक का मतलब, अभी हम टॉपिक से बाहर हैं, आगे ये टॉपिक आगे फिर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अभी पहले पॉइंट समझ लो हम क्या समझा रहे हैं। जब भी कोई मूवमेंट होगा, किसी भी प्रकार का जब मूवमेंट हुआ अपने कंट्री में, तो इस चैप्टर में जहां जहां मूवमेंट आएगा वहां पे आपको दिखेगा क्लास। किसके बीच में क्लास दिखेगा? एक तरफ रहेगा ब्रिटिश लोग और दूसरे तरफ कौन रहेंगे? इंडियन। यहाँ रिवोल्यूशनरीज नहीं बोलेंगे, रिवोल्यूशनरीज अलग टर्म हो जाएगा। अब इनके बीच में क्लैश होगा तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपना रिएक्ट करेंगे। जैसे इंडियन लोग क्या करेगा जब क्लैश में होगा? तो स्ट्राइक पहला काम करेगा। स्ट्राइक मतलब प्रोटेस्ट करना, काम धाम बंद कर देना। दूसरा बाइकआउट करेगा, वो एनसीएम में वैसे भी वो वर्ड आ जाएगा। बाइकआउट मतलब ब्रिटिश के सर्विस और सामान का विरोध करेगा, यही करेगा ना। तीसरा, चिढ़ियाएगा ज्यादा तो ब्रिटिश का जितना ऑफिस और बिल्डिंग है उस पर अटैक करेगा, उसके मार्केट को तोड़ेगा, लॉ को डिनाई करेगा, यही करेगा। कॉमन मेथड है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सीधा कॉमन मान के लिख देना है, वही सही हो जाएगा। और क्या कर सकता है पब्लिक? ज्यादा को ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मारेगा या उसको मार देगा, यही सारा काम करेगा। लॉ को नहीं मानेगा। ये सब किसका एक्टिविटी होगा? और इसके रिस्पॉन्स में ब्रिटिश क्या करेगा? सबसे पहले क्या करेगा भाई? जेल में डालेगा पकड़ के। नहीं सुनेगा तो टेरराइज करेगा, मारेगा, गोली मार देगा, बम से उड़ा देगा, आग लगा देगा, ठीक है, ह्यूमिलिएट करेगा, बेइज्जत करेगा, फांसी पे चढ़ा देगा। तो ये भी अपने तरफ से, और इन सब से भी नहीं बदेगा तो और नया लॉ ला देगा, यही करेगा ना बार बार। तो इन दोनों के बीच हमेशा कॉमन क्लैश चलते रहेगा इंडिया में, और यही क्लैश लोगों में राइज करेगा यूनिटी को। इंडियन को रियलाइज हो, अच्छा हमारा एक ही एनिमी है, हमारा एनिमी दूसरा राज्य नहीं, हमारा कॉमन एनिमी कौन है? ब्रिटिश है। और यही क्लैश इनको राइज करेगा। तो गांधी जी बोले चल सत्याग्रह करते हैं, किसके खिलाफ? तो पीपल एक्टिव हो गया होगा। क्या किया? स्ट्राइक किया, रेलवे पे, टेलीग्राफ पे, ऑफिस पे, ऑफिसर पे, सब पे अटैक किया, मारना पीटना स्टार्ट। तो सरकार भी रिस्पॉन्स किया होगा, दोनों झगड़ा आपस में, तो वायलेंस कई जगह छिड़ गया। जिसमें एक एग्जाम्पल है इसमें एक वायलेंस का। कहां पे वायलेंस हुआ? अमृतसर में। कहां वायलेंस हुआ? कब? 10 अप्रैल को, 4 दिन बाद। 6 अप्रैल को लॉन्च हुआ, 10 अप्रैल को वायलेंस। और इस वायलेंस को दबाने के लिए अमृतसर में एक लॉ लागू कर दिया गया, मार्शल लॉ, जिसका कमांडर का नाम, एकदम सीधा सीधा कहानी जा रहा है, टॉपिक हमारा रॉलेट एक्ट है बट सब रिलेट कर जा रहा है उसमें। अब कमांडर वो बोला कि जनरल डायर लगा दिया मार्शल लॉ। मार्शल लॉ मतलब कंप्लीट बैन ऑन सिविल राइट्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोलने का, एसोसिएशन बनाने का, जुलूस निकालने, सब बैन कर दिया। और इस मार्शल लॉ के अंडर में एक दूसरा घटना हो गया अमृतसर में 3 दिन बाद, 13 अप्रैल को, जिसको क्या बोला गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्यों हुआ ये? क्योंकि गांव से लोग इकट्ठा होकर के आ गया था बैसाखी मनाने जलियांवाला बाग में। और हुआ क्यों? क्योंकि मार्शल लॉ लगा हुआ था। जनरल डायर आया अपना आर्मी लेके और बिना इंक्वायरी के इस पे फायरिंग का ऑर्डर दिया, सबको गोली मार दिया। इसी को बोला गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो देख रहे हो रॉलेट एक्ट सबसे सब कनेक्टेड है आपस में। न रॉलेट एक्ट आता न जलियांवाला बाग हत्याकांड होता, न रॉलेट एक्ट आता न गांधी जी सत्याग्रह लॉन्च करते, न ये सत्याग्रह लॉन्च होता, न इधर वायलेंस और मार्शल लॉ जैसा सिस्टम लगता, और लोग मरते भी नहीं।
अब जब ऑलरेडी सत्याग्रह चल रहा है, ये बंद नहीं हुआ है, इसके चलते तो भर ये सब हुआ है। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो पब्लिक और गर्म हो गई, इनका रिस्पांस और ज्यादा हाई हो गया। पहले ये स्ट्राइक कर रहा था, अब अटैक करने लगा, मारना शुरू किया, पूरा मतलब बवाल हो गया पूरे कंट्री में। तो अंग्रेज भी क्या किया, अंग्रेज भी कर रहा था, देखा गांधी जी की हिंसा ज्यादा बढ़ रहा है तो इन्होंने इस सत्याग्रह को बंद कर दिया, विड्रॉ कर दिया इसको। अब देखो ये फेल्यूर मूवमेंट उनका सत्याग्रह है। ज्यादातर लोग गांधी जी को बुरा इसी वजह से बोलते हैं कि वो जो मूवमेंट लॉन्च करते थे ना, वो उसमें से ज्यादातर सक्सेस ही नहीं होता था, किसी कारण से फेल्यूर होता था, वो विड्रॉ कर लेते थे और इसका रिजल्ट कई लोगों को भुगतना पड़ता था, और जो भुगतते थे वो इनके बारे में निगेटिव चीजें फैलाए। तो ये सत्याग्रह में एक चीज तो दिखा जिसमें झगड़े हुए, लोग मरे हिंसा के वजह से, लेकिन चलो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पहला सत्याग्रह दिखा, पहला मूवमेंट। अब इसको देखो एक बार अरेंज कर लो बुक से, यहाँ पे जब बुक में आ रहा है तो देखो रॉलेट एक्ट स्टार्ट हुआ, तो रॉलेट एक्ट का इंट्रो है यहाँ पे, जिसमें सीधा दिया हुआ है कि पुलिस के पास पावर आ गया, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करेगा और कितने साल के लिए डिटेन कर देगा, 2 साल के लिए, वो भी बिना ट्रायल के। ट्रायल मतलब कोर्ट में नहीं जाना है, वकील जज कुछ नहीं, उसी को ट्रायल बोलते हैं, सीधा जेल। गांधी जी ने 6 अप्रैल को हड़ताल स्टार्ट कर दिया, नतीजा पब्लिक पुलिस आपस में लड़ा, देख रहे, दुकानें बंद, वर्कशॉप पे अटैक, स्ट्राइक हो गया। तो लोकल लीडर को अरेस्ट जब करना स्टार्ट किया, वायलेंस हो गया 10 अप्रैल को। कहाँ वायलेंस हुआ, जनरल डायर लगा दिया वहां, मार्शल लॉ के अंडर में जब सेलिब्रेशन करने आए लोग बैसाखी, गोली मार दिया सबको। ये हो गया तुम्हारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसको ऊपर स्टेटमेंट क्या दिया, ये कौन स्टेटमेंट दिया, बोला आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट, किसको, टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही ए फीलिंग ऑफ टेरर एंड, भय और आतंक पैदा करना चाहता था मैं सत्याग्रहियों के दिमाग में, इसीलिए मैंने ऐसा किया। कौन बोल रहा है, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। अब इसके बाद पूरे कंट्री में और मूवमेंट स्प्रेड कर गया, मूवमेंट स्प्रेड किया तो अंग्रेज लोग और चिढ़िया गया, लोगों को ह्यूमिलिएट करने लगा, टॉर्चर करने लगा, उनको क्रॉलिंग ऑर्डर दिया, बम से उड़ा दिया गांव को। कौन सा गांव यहाँ पे, गुजरनवाला। दोनों तरफ से टक्कर होना शुरू हो गया, सरकार अपना नियम थोप रहा है, पब्लिक का हम तुम्हारा नियम ही नहीं मानेंगे। और इन सबको देखते हुए गांधी जी डर गए, बोले भाई सत्याग्रह बंद, इसके बाद जो करोगे तुम अपनी जिम्मेदारी पे करो, मेरा नाम लेकर कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या देख रहे थे अभी हम लोग, रॉलेट एक्ट। अब जरा टॉपिक को वापस से अरेंज करो, लेसन 1 में हम आ रहे हैं वापस से। तो लेसन 1 का नाम ये है, खिलाफत, नन वर्ल्ड वार फर्स्ट, खिलाफत एंड, जिसमें टाइमिंग अभी चला है 14 से लेकर 19 तक आए हैं, और कई छोटे छोटे टॉपिक आ गए। जैसे सबसे पहले इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वार, वो तो लिखा हुआ है, दूसरा सत्याग्रह का आइडिया, ये भी लिखा हुआ है। और इसमें गांधी जी का जो आइडिया लॉन्च किया सत्याग्रह, वो उनका अलग एग्जाम्पल भी है 3 को सत्याग्रह का। यहाँ पे फिर रॉलेट एक्ट क्या है, क्यों लागू हुआ, रॉलेट सत्याग्रह क्या है, लोगों ने इसमें क्या किया, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे का कारण क्या, ये क्यों हुआ, इसके इफेक्ट क्या, ऐसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से बन जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि टफ टॉपिक है ये। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा ऑफिसर था, जनरल डायर था। अच्छा, कौन सा लॉ लगा हुआ था, अमृतसर। आसान चैप्टर है, सब याद हो गया होगा, डिटेल होगा तो अपना डिटेल देख लेना। अब गांधी जी को लगाना कि ऐसे मूवमेंट करना, बार बार वो एक्सपेरिमेंट करते थे, इसीलिए कहो कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में वो मजाक का पात्र बन गए थे उसी टाइम में, अभी नहीं, अभी तो आई, अभी तो सब बाबूजी बाबूजी बोलवे करता है, उस समय भी थे। तो वो इसको देखे ना कि भाई ये मेरा एक्सपेरिमेंट गया, अब हम कोई लोगों को यूनाइट जब तक नहीं करेंगे तब तक मूवमेंट ऐसा लॉन्च नहीं करेंगे। और इनका यूनिफिकेशन में सबसे बड़ा बाधा बन रहा था मुस्लिम का यूनिटी। हिंदू ठीक थे, हिंदू सपोर्ट में था, बट मुस्लिम सपोर्ट में नहीं थे। तो मुस्लिम हिंदू को जोड़ने का ये ऑप्शन ढूंढने लगे, और इनको ऑप्शन मिला, किस नाम से मिला, खिलाफत मूवमेंट के नाम से मिला। अब देखो इसका बस कम शब्दों में इसका कहानी समझो, ये इंडिया का मूवमेंट नहीं है, कहाँ का मूवमेंट है, टर्की का मूवमेंट है। ये टर्की के खिलाफ एक हार्श ट्रीटी किया अंग्रेज वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद, और यहाँ का जो पावरफुल पोस्ट था खलीफा, उसको हटा दिया। खलीफा कौन था भाई, स्पिरिचुअल हेड या पावरफुल हेड पूरे मुस्लिम एम्पायर का, उसको हटा दिया। तो वहां के मुसलमान उसी पोस्ट को वापस दिलवाने के लिए
या उसी सिस्टम को वापस इंट्रोड्यूस करने के लिए कर दिया मूवमेंट, और उसी को नाम दिया गया खलीफत मूवमेंट। हमारे इंडिया में इसको बोल दिया गया खिलाफत। इंडिया में भाई भाषा का पंगा हमेशा से रहा है, वो शब्द बदल देता है, आता है लोग कमीशन लेके और नाम रख देता है साइमन कमीशन, पढ़ा है ना आगे। देखो यहाँ पे मिलाओ, यहाँ पे दिया हुआ है कि गांधी जी को रियलाइज हुआ कि हम ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट तभी करेंगे जब यूनिटी आ जाएगी, और इसके लिए इनको मिल गया कहां से, खिलाफत इशू मिल गया। कैसे, जब ऑटोमन टर्की हारा तो वहां पे क्या किया गया, पीस ट्रीटी के नाम पे ऑटोमन एम्परर को हटा दिया गया, जो स्पिरिचुअल हेड था, जिसको क्या बुलाया जाता था। तो इसी के खलीफा के पावर को वापस दिलवाने के लिए वहां पे क्या किया गया, मूवमेंट लॉन्च किया गया, उसी को खिलाफत मूवमेंट कहा गया। और यही मूवमेंट फिर कहां स्टार्ट हुआ, इंडिया में भी। कब स्टार्ट हुआ इंडिया में, तो मार्च 1919 में एक कमेटी बना करके। कौन सा कमेटी बनाने वाला, दो भाई, कौन कौन, और कर दिया इंडिया में ये मूवमेंट लॉन्च। तो गांधी जी को लगा अगर हम खिलाफत इशू को सपोर्ट कर दिए तो मुसलमानों का भी समर्थन मूवमेंट में मिल जाएगा। सही सोचते थे, ऐसा नहीं कि उठ पड़े, इनका थिंकिंग सही था भाई। नेशनल लेवल पे करोड़ों की संख्या में, लगभग लोग 30 करोड़ लोग हैं, और सबको देखते हुए डिसीजन ले रहे हैं। सोचो कितना भयंकर इन्फ्लुएंस आता होगा। यहाँ हम दो व्यक्ति का डिसीजन लेने जाते हैं ना तो टेंशन में रहता है, गलती हो गया तो क्या होगा। यहाँ करोड़ों लोगों को इमेजिन करके डिसीजन लेते थे, फेल होता था तो भाई भुगतते भी वही थे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक खिलाफत इशू का प्रपोजल दे दिए कांग्रेस को, किस सेशन में, कब लगा था ये, ठीक है। और इसमें मुस्लिम और कांग्रेस क्या हो गया, यूनाइट हो गया। और जैसे यूनाइट हुआ, गांधी जी बोले क्या, अब विरोध करना है एक प्रॉपर तरीके से, और उस तरीके का नाम क्या है, मतलब इन्होंने जो यहाँ पे विड्रॉ किया, ऊपर देखो यहाँ में जो गांधी जी ने जो कॉल्ड ऑफ किया अपना सत्याग्रह, कौन सा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, फिर भी लोग कर ही रहा था तांडव। तो लोगों को दिशा बताया कि कर ही रहे हो विरोध ना, तो एक प्रॉपर तरीके से करो। और जो तरीका नया बोला वो बताया, उसी को बोला गया नॉन कॉपरेशन। भाई ये इन्वेंटर है, ये आइंस्टाइन से कम थोड़ी है, ये भी इन्होंने भी इन्वेंट किया है, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का, समाज में लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किए। तो नंद, अब यहाँ पे टॉपिक अगला स्टार्ट हो जा रहा है, कौन सा टॉपिक, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एनसीएम, यही स्टार्ट हो गया ना। इसमें सीधा बोल रहा है डोंट कॉपरेट, क्या करो, कॉपरेट मत करो। किसको कॉपरेट नहीं करो, ब्रिटिश को कॉपरेट नहीं करो। इन्होंने अपना बुक में स्टेटमेंट दिया था, कौन सा बुक, कब लिखे थे ये। एक और बात बताते हैं, हिंद स्वराज बुक भी था और एक मैगजीन भी था जिसमें यही राइटर थे, ठीक है, और बहुत चलता था वो मैगजीन। उस मैगजीन में ये अपना विचार लोगों को बताते थे, जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि इनका एक विचार यहाँ इसमें दिखाया गया कि इनका मानना था अंग्रेज इसलिए शासन कर रहा है क्योंकि इंडियन कोऑपरेट कर रहा है उनके सर्विस में और उनके सामान को खरीद कर। अगर ये करना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा भाई, इंडिया, अंग्रेज लोग कोलैप्स करेगा, 1 साल में आजादी मिल जाएगी। ऐसा इन्होंने प्रपोजल दिया, वो अच्छा दिया। अंग्रेज लोग हमारे कंट्री में शासन करने का अंग्रेज का सबसे बड़ा तरीका क्या था पता है, वो ताकतवर नहीं थे। अरे वो ताकतवर नहीं थे। इंग्लैंड एक ऐसा छोटा सा देश जो हमारे इंडिया के एक राज्य के बराबर नहीं है, और वो हमारे कंट्री पे 28 राज्यों को कंट्रोल किए हुए। ताकतवर था वो, ताकतवर नहीं था। बहुत भयंकर डिप्लोमेटिक लोग थे वो लोग, समझदारी कूट कूट के भरा हुआ था, कूटनीति बड़ा अच्छा सा बनाते थे। इसको हम लोग अपनी भाषा में कमीना बोलते ना, वैसा वर्ड उनके लिए यूज कर सकते। राजा लोग से जब हारने लगता था ना तो पैर पकड़ लेता था, सब शर्त मान लेता था, और जब राजा लोग थोड़ा सा कमजोर पड़ता था तो धोखेबाजी भी करता था, आके पीठ में खंजर बो देता था। और उसके बाद हमारे इंडिया में धोखेबाजों की कमी नहीं थी भाई, पैसे के लालच में स्टार्टिंग से ये हुआ है। पास्ट में जितनी भी घटनाएं हुई है हिंदू राष्ट्र के बाद, हिंदू राष्ट्र हमारा कंट्री एक प्योर कंट्री रहा था, पता है कब तक, जब तक हमारे कंट्री में सिकंदर नहीं आया था 326 बीसी में। जब वो आया ना तो उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी का विवाह, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। तो सम्राट अशोक एनआरआई था, वहीं से हमारा कल्चर मिक्स हो गया था। यूनान का राजा का, यूनान के कल्चर वाली लड़की मौर्यन इंपायर की बनी रानी। अब जो उसका अगला जो वंशज क्रिएट हुआ वो इंडियन कहाँ है, तो मिक्स हो गया कल्चर, है इंडियन। तो 326 से पहले जो कल्चर था वो इंडियन थे,
वो था हिंदू राष्ट्र। लोग भरम में पालते कि इधर आके हुआ, इधर कुछ नहीं हुआ है, वो स्टार्टिंग से हुआ था। तो वो इन्वेडर वहीं से शुरू हो गया था। इंडिया पे स्टार्टिंग से अटैक होता था। अंग्रेज लोग आया, ये सब पॉलिसी समझ लेता, पास्ट पढ़ लेता, समझ लिया था बढ़िया से। क्या करता, राजा से लड़वे नहीं करता, राजा से लड़ने से पहले 90% बैटल वो बाहर बाहर लड़ लेता। राजा के ट्रस्ट लोगों को खरीद लेता, उसको लालच दे देता, पैसे का लालच देता। और वो लोग राज करने तो आए नहीं थे, राजा को हराता और यहाँ पैसा कमाता, यही उनका इंटेंशन था। और धोखा देके कमाया, जिसमें अंग्रेज का पहला पैर जमा था किस राज्य में, बंगाल में। और वो भी कैसे, एक धोखेबाज की वजह से, एक धोखेबाज की वजह से। नाम मीर जफर, वो सेनापति था, बंगाल के नवाब जो थे ना उनका सेनापति था। और इंटरेस्टिंग बात है कि 1,20,000 से ज्यादा सेना थी बंगाल में। रॉबर्ट क्लाइव 5,000 का सैनिक लेके आ गया अटैक करने के, बंगाल को तोड़ देंगे। मैंने इतना मतलब तू ताकतवर हो गया है भाई कि 5,000 लोग 1,00,000 लोगों को हरा देगा। प्लानिंग था। 2 घंटा युद्ध चला, मीर जाफर पूरा सेना को लेके इधर आ गया, सेनापति था, लेके आ गया और राजा को खदेड़ के मार दिया। बंगाल कब्जा में आ गया। जब गुलाम बना 3 साल बाद पता चला हम गलत हाथ में कर दिए, गुलामी दे दिए उसको। तब पता चला जब ये शोषण करना स्टार्ट किए। तो हमारे कंट्री में ये युद्ध नहीं किया था ये लोग, ये सारा का सारा इनका खेल था। दिमाग से क्या करते थे, लोगों को गुलाम बना लेते थे, वो भी डिप्लोमेटिक तरीके से। और कोइंसिडेंटली आज के टाइम में हमारे समाज में 90% लोग अंग्रेज हैं, 90% लोग अंग्रेज हैं, जो भाई एकदम पूरा कम, वो डिप्लोमेटिक माइंड रखते हैं, जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, और अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। और आपको जब तक रियलाइज होगा तब तक आपका वो यूज कर लेगा। समाज में बाहर निकलोगे तब पता चलेगा ये बात। जब लोगों के बीच में जाओगे ना, कमाने के लिए जॉब मिलेगा, तब पता चलेगा कि अच्छा ऐसा होता है। तो वो अपने लाइफ से सीखोगे, वो किसी कोई बोलेगा ना तो नहीं सीखोगे, जब शोषण होगा तब सीखोगे। उसके अगर नहीं शोषण होना है ना तो टैलेंट बढ़ाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा डिप्लोमेसी हर जगह। अभी क्या टॉपिक बता रहे थे, एनसीएम के टाइम में गांधी जी बोले कॉपरेशन के वजह से ये लोग शासन कर रहा है। बात भी सही था। ऐसा सिस्टम बना दिया कि इंडियन लोगों को डिपेंडेंट बना दिया। हमारा इंडिया जानते हो अंग्रेज से पहले कम से कम इंडिपेंडेंट था, सबका रोजगार था खेती करना और खेती से अर्न करना, किसी पे डिपेंडेंस, कोई जॉब ढूंढता ही नहीं है। उस टाइम में किसी को जॉब से मतलब ही नहीं था। आज हम लोग डिफिनेशन देते हैं सक्सेस अचीव करेंगे, क्या होता है सक्सेस जी, सब बोलता है ना, सक्सेस जैसा कोई वर्ड था ही नहीं हमारे कंट्री में। बाप बोलता था बेटा स्वतंत्र बनो और अच्छा इंसान बनो। सक्सेस क्या होना है, तुम्हारे लिए इतना खेत है, काम कमाओ और बाल बच्चों को बढ़िया संभालो, परिवार संभालो, समाज को फायदा दो, यही सक्सेस आज है। आज सक्सेस का परिभाषा बदल गया। और कौन बदला, अंग्रेज लोग। इतना सारा कंपनी खोल दिया, किसी को क्लर्क बना दिया, किसी को जज, किसी को बोला कलेक्टर बनो, और जॉब क्रिएशन शुरू इंडस्ट्री के वजह से। और पूरा हमारे कंट्री का कल्चर को क्या किया, उल्टा पुल्टा करके चल गया। वो अभी भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये कॉपरेट नहीं करने के लिए बोल रहे हैं। और ऐसा ऐसा आइडिया जो हम अभी बोल रहे हैं, कौन बोलता होगा, हमारे कंट्री के फ्रीडम फाइटर, जो रियलाइज करवाते होंगे लोगों को कि अंग्रेज कैसे कंट्रोल कर रहा है हमारे देश को। उसमें गांधी जी भी एक है। ये सब गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, या भगत सिंह हो गए। ये सब ऐसे लीडर थे ना, जब खड़े हो जाते थे ना तो बोलते थे तो लोगों का इंस्पिरेशन मिलता था कंट्री को सर्व करने का। सोच पे उनका इफेक्ट पड़ता था कि नहीं, सामने वाला का बात सुनना चाहिए। यहाँ पे डोंट कॉपरेट करने के लिए बोल रहा था। बोल रहा 3 तरीका है जिससे हम कॉपरेशन बंद कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है रिजाइन करो। किससे रिजाइन करो, जॉब जो कर रहे हो अंग्रेज के अंदर में वो रिजाइन करो, मतलब लोगों को कह रहे हैं बेरोजगार हो जाओ। अच्छा, दूसरा सीधा सीधा अर्थ यही नहीं कर रहा है। दूसरा कह रहे हैं बाइकआउट करो। बाइकआउट का मतलब जो भी सामान यूज कर रहे हो ना अंग्रेज का, वो मत खरीदो। जो भी कपड़ा चाहे जो भी खरीद रहे हो वो बंद करो, इंडस्ट्री उनका अपने आप बंद हो जाएगा। और तीसरा, अगर किसी तरह का टाइटल और रिवार्ड अंग्रेज दिया है तो उसको वापस कर दो, ये बेइज्जती होगा। ये सबसे बड़ा बेइज्जती होगा। और ये तो है, हम हिंसा कर नहीं रहे, बस नहीं मतलब है। देखा कभी कभी भाई भाई में लड़ता कहता है ला हमर शर्ट तू काहे पहन ले, वो बेइज्जती है। ये 3 स्टेप बताए, रिजाइन, बाइकआउट और टाइटल को सरेंडर करना। और ये 3 स्टेप को बस करना है, मूवमेंट करना है, लोगों को करो, हिंसा मत करो, ये काम करो। और अगर ऐसा लोग करने लगे तो उसको क्या नाम दे दिया गया। तो ये तो कोई पार्टिकुलर मूवमेंट है नहीं कि फलाना दिन स्टार्ट हुआ, ये तो लोगों को एक डायरेक्शन बताया जा रहा है कि अंग्रेज का ऐसे विरोध करना
है। और इस विरोध को लीड कौन पार्टी करेगा? कांग्रेस। बट कांग्रेस पीछे था, कांग्रेस ज्वाइन करना नहीं चाहता था। क्यों? डर, कहीं फिर से वायलेंस ना हो जाए, कहीं सरकार इलेक्शन न रद्द करवा दे, इन सब डर के वजह से ये ज्वाइन नहीं कर रहा था। बट कांग्रेस भी ज्वाइन किए। कब ज्वाइन किए? ये दिसंबर 1920 में। कौन से सेशन में? नागपुर। मतलब दिसंबर में अगर ये ज्वाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जनवरी 1921 से ये प्रॉपर तरीके से चला होगा, क्योंकि ये ऑफिशियली ज्वाइन कर गए ना कांग्रेस के लीडर लोग, और कांग्रेस के लीडर को लोगों को ऑर्गेनाइज करने लगे, और ये स्टार्ट हो गया इंडिया में एक मूवमेंट जिसका नाम क्या है? एनसीएम। तो यहां देखो 1914 से 19 तक का कहानी अरेंज हो गया, जो हमारे कंट्री में 4 साल का कहानी पढ़ रहे थे, जिसमें कई छोटा छोटा टॉपिक आया। सबसे पहले वर्ल्ड वार का इफेक्ट, दूसरा आइडिया ऑफ नेशन। कौन बोल रहा है? मारेगा मैजनी को हने घुसाएगा। वो इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, दूसरा आइडिया ऑफ सत्याग्रह। बड़ी बड़ा कमजोरी है, वो टॉपिक मिक्स कर देती है आंसर में। तीसरा रॉलेट एक्ट, जिसमें इंटरनल टॉपिक आ गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड और मार्शल लॉ, दो इंटरनल आ गया ना इसमें। जलियांवाला बाग का काउज और इफेक्ट भी लिख सकते हो। फिर खिलाफत मूवमेंट, पांचवा एनसीएम। 5 टॉपिक में एक लेसन डन। इसको देखो, इस 5 टॉपिक में कहां डाउट है, और यहां लोग यूनाइट हो रहे हैं, ये बात समझ में आ गया। चेक करो जल्दी, जो जिस टॉपिक में डाउट लगता है दोबारा से रिपीट कर देंगे। फर्स्ट वाला में डाउट है? जय श्री राम। दो आदमी आपस में लड़ेगा तो क्या होगा? नहीं होता क्या? इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट क्या होगा? तो कुछ तो लॉस होगा ना। तो वर्ल्ड वार जब हो रहा था तो इंडिया को लॉस हुआ क्या? खर्चा बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया, सामान का दाम बढ़ गया, और उसी में क्या हो गया? आर्मी में जबरदस्ती भर्ती करवा रहा था, और लगे हाथ क्या हो गया? एगो बीमारी भी आ गया। कौन बीमारी? ना इन्फ्लुएंजा बीमारी आया, उसमें 1 करोड़ 20 लाख लोग मर गया। हो गया 1920 ही मान के चलो, वो वर्ल्ड वार के जस्ट तुरंत बाद, कोई डेट नहीं यहाँ पे है। वर्ल्ड वार खत्म हुआ तब ना ट्रीटी किया अंग्रेज लोग इसके साथ। तो उधर खिलाफत मूवमेंट मेरा हम लोग का टॉपिक ना है, हम लोग का टॉपिक खिलाफत कमेटी जो इंडिया में बना है। और कोई टॉप पॉइंट देखो? अरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कारण बताओ, क्या कर रहा है कृष्णा? क्या है वो? बोलो स्वाति, क्या है एनसीएम का काउज? बैठो। सबसे नॉन कॉपरेशन का सबसे बड़ा कारण था डिससेटिस्फेक्शन ऑफ पीपल अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। दूसरा, वर्ल्ड वार का इफेक्ट भी एनसीएम का कारण बन सकता है। तीसरा, जलियांवाला बाग जैसा हत्याकांड हुआ, इसलिए लोग ऑर्गेनाइज होने लगा, और गांधी जी उन लोगों को क्या कर दिए? दिशा दे दिए। ये सब हिडन पॉइंट पूछ दिए। एनसीएम का इफेक्ट तो आगे मिलेगा, एनसीएम का इफेक्ट आगे मिलेगा। तो इतना समझ में आ गया। चलो लेसन और 2 की ओर देखो। लेसन 2 क्या बोलता है? जब लेसन 2 में हम लोग इन कर रहे हैं, अच्छा अब है भाई, कभी कभी लगता है लॉक हो जाता है, नहीं हो रहा है। लेसन 2 में जब आ रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन मूवमेंट। किसमें स्ट्रैंड्स का मतलब? स्टैंड का मतलब, स्टैंड मतलब होता है समझदारी, किसी चीज को देखना और समझना। तो किसको देखने की बात हो रही है यहाँ पे? यानी यहाँ ये लेसन 2 बात करेगा किसका? एनसीएम का। जो हमारे कंट्री में लोग इसमें इन्वॉल्व रहे, कब तक? तो आप कह सकते हो जनवरी 1921 से लेकर के फरवरी 1922 में। तो ऊपर जो कहानी देख रहे हैं, लग रहा है कि गांधी जी सही किए हैं, ठीक है, लोग जिसको ज्वाइन भी करेंगे और अच्छा से बाइकआउट भी करेंगे अंग्रेज का, एनसीएम की तरह ना, ऐसा लग रहा है। लेकिन एनसीएम जब स्टार्ट हुआ तो साल ही भर चला, साल भर आजादी भी नहीं मिला, साल भर चला भी, आजादी भी नहीं मिला। और लास्ट में दिया हुआ लास्ट में कि 5 फरवरी को गांधी जी सरेंडर कर दिए, बोले अब ये मूवमेंट बंद कर रहे हैं हम, और खुद अरेस्ट करवाया खुद को। 10 मार्च को उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया, 10 मार्च 1922 को। तो क्यों ऐसा वो कर रहे हैं?
आखिर इस मूवमेंट के अंदर ऐसा क्या हो गया था कि उनको ये मूवमेंट बंद करना पड़ा, जबकि एक सीरीज में चल रहा था। तो मेन बात था ना कि पिछले 100 साल से लोग अपना गुस्सा दबा के रखा था, और यहाँ का लीडर लोग मौका दे रहा था। और जब मौका दे तो भाई वो गुस्सा में उनको सत्याग्रह थोड़ी समझ में, कोई थप्पड़ मारे तो ये लोग लात मार दे, वायलेंस स्टार्ट हो गया। तो ये एनसीएम में वायलेंस हुआ, उसी को समझना है कि आखिर इस मूवमेंट के दौरान हुआ क्या था, एक साल में इंडिया में क्या हुआ। कौन से साल में? 21 से बस एक साल का हिस्ट्री बताएगा लेसन 2, जिसमें कैटेगरी देखना है, लोगों की कैटेगरी देखनी है, जिसमें सबसे पहले कैटेगरी देखना है मिडिल क्लास का। किसका देखना है कि एनसीएम में ये लोग क्या कर रहा था, कुछ तो कर रहे होंगे एनसीएम में। पीछे क्या देख रहा है लिखा, पीछे क्या देख रहा है? मिडिल क्लास कौन था? आदमी था। लोअर क्लास? अच्छा, मिडिल क्लास कभी मिला था तो वर्ड ये पहले, ये वर्ड कभी पहले मिला था? नहीं मिला था, पहली बार आया। हाँ सर, पहले भी मिला था। कहाँ? इस चैप्टर पहले कहाँ मिला था? पिछला चैप्टर मिला तो था। 1750 का मिडिल क्लास एक मिला था ना। हम लोग मिडिल क्लास हैं, हम लोग मिडिल क्लास हैं। हम समझाए थे हम लोग मिडिल क्लास नहीं है। सत्यम बाबू, अरे मारेगा, तीनों पीछे बैठ गया बतिया रहा है। अमन खड़ा हो जा, तो देखो अमन से पूछते कब कुछ बात कर रहा था, मतलब तुम सुन रहा था, एक्सेप्ट किया, हम सुन रहे थे, बात ही दोनों कर रहा था। ऐसा दोस्त पाल रखा है, दोनों के बारे में उगल दिया वो। कौन सी बात हो रहा था? हम किसी क्लास में बताए होंगे, बस 2 मिनट, उधर अगला लेसन 2 ने किसी क्लास में बताए होंगे कि हम लोग मिडिल क्लास नहीं है, मिडिल क्लास के सबसे लो रैंक में हम लोग आते हैं। तो मिडिल क्लास का डेफिनेशन है क्या आज के अकॉर्डिंग? बुक में तो बहुत सारा पढ़ लिया, जरा प्रैक्टिकल लाइफ में देखें। इकोनॉमिक्स बोलता है, इकोनॉमिक्स में 9th में भी पढ़े थे, इकोनॉमिक्स बोलता है कि प्रत्येक इंडिविजुअल का खर्चा होता है, ठीक है। और एनएसएसओ के सर्वे के अकॉर्डिंग, एनएसएसओ के सर्वे के अकॉर्डिंग 2011 में एक रिकॉर्ड बना था कि अगर कोई व्यक्ति शहर में रह रहा है ना, तो उसका पर डे का खर्चा 1000 में, पर मंथ का खर्चा 1000 होना चाहिए 2011 में। और वो भी 3 चीजों पे, कपड़ा, खाना और रहना, उसमें एजुकेशन हेल्थ नहीं था। अब 2026 में आ जा रहे हैं तो एक व्यक्ति पे पर मंथ कम से कम 6 से 7 हजार रुपए खर्चा है, जिसमें कपड़ा, रहना, खाना, एजुकेशन और हेल्थ है, 5 चीजें। कितना खर्चा है? 6 से 7 हजार। चलो एवरेज लेके चलते हैं, 5,000 मान के चलते हैं, 5,000 खर्चा है, ठीक है। अब हम अपने परिवार को इमेजिन करते हैं और देखते हैं इस थ्योरी में फिट बैठते हैं कि नहीं। अब अपने परिवार में आते हैं तो नॉर्मली न्यूक्लियर फैमिली में तो सब रहता है, जहाँ पे पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे होते हैं, कम से कम 2, 4 लोग तो रहता ही है, 4 ही का लेके चलते हैं एवरेज। अब उस 4 में से कमाने वाला व्यक्ति कई गो? अब वो महीना का कमाएगा 20,000 या चल 25,000 कमाएगा, अगर उससे ज्यादा कमा रहा है तो अलग बात है। अब 25,000 कमा रहा है तो एक व्यक्ति का इनकम कितना हो गया महीना का? अगर 20,000 कमा रहा है तो अगर 4 व्यक्ति का, तो एक व्यक्ति का इनकम 5,000, तो बड़ी मुश्किल से पूरा हो पाएगा तुम्हारा स्थिति। तो पर व्यक्ति का जो इनकम स्टेटस है उसके आधार पे बोलेंगे कि हम मिडिल क्लास वाले हैं या नहीं। अब अगर तुम्हारे घर में 50,000 इनकम आ रहा है, कमाने वाले बाबूजी हैं, और उसके बाद 7 गो 8 गो मेंबर है, तो बांट के देख लो ना एक मेंबर पे कितना इनकम जा रहा है, और उस हिसाब से देख रहे तो ले हमारा लेवल तो पूरा फिश होल है। और उसके बाद हम क्या करते हैं? शो ऑफ करते हैं, हम बड़का नवाब के नाती हैं। रियलिटी तुम खुद ही बता रहे हो, रियलिटी, उसके बाद भी शो ऑफ करते। किस बात का? किस बात का शो ऑफ? और उसके बाद आने वाला भविष्य में, आज से 5 साल बाद तुम्हारे परिवार का इनकम और घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि पहले पापा कमा रहे थे, बड़ा होगा तो पापा इतना नहीं कमा पाएगा, क्या उतना तो पड़ ही नहीं रहा है। अब भाई तोरो बाल बच्चा होगा। इसीलिए इकोनॉमिक्स में एक और है साइकिल, जिसको बोलते हैं वीसीएस साइकिल। हर जनरेशन में अगला जनरेशन पहले के कंपैरिजन में डाउनवर्ड हो जाएगा, और उसका सबसे बड़ा कारण है अनअवेयर होना शिक्षा को लेकर के। अब वीसीएस साइकिल जब क्रिएट होता है ना बउआ,
तो पीढ़ी दर पीढ़ी और खानदान का सारा संपत्ति खत्म हो जाता है, और 2 से 3 खानदान के बाद तुम्हारा पिछला पीढ़ी का नाम मिट जाएगा। तुम खुद ही रियलाइज करो, तुमको तुम्हारे परदादा का हिस्ट्री नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता है? हो सकता है वो विशियस साइकिल क्रिएट किए होंगे। अगर वर्चुअस किए होते ना तो उनका फोटो घर में होता, उनकी हिस्ट्री होती और उनके आइडियोलॉजी घर में फॉलो किया जाता है। और बड़े बड़े कैपिटलिस्ट के घर में ये होता है। इतना सीरियल में ऐसा बना हुआ रहता है, हमारे घर का परंपरा है, कपूर फैमिली है, सुनता है ना। तो हम लोग वो है मिडिल क्लास, हम लोग तो कुछ है ही नहीं। तो मिडिल क्लास में हो ना तो बहुत निचले लेवल में हो, और अगर इसको तोड़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना नहीं पढ़ोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। इसको एग्जाम पढ़ करके एग्जाम पास होने से कुछ नहीं होगा। क्या हो जाएगा एग्जाम? बतौरा जैसा लाखों करोड़ों लोग पास होता है हर साल एग्जाम। तो ये हमरो सुना रहे, हम भी हंसेंगे। क्या बोला? तो पैसा कैसे आएगा? क्या पढ़ाई और पैसा का कोई कनेक्शन है क्या? नहीं है कनेक्शन, सही में कनेक्शन नहीं है। पैसा स्किल से आता है, पैसा स्किल से आता है, लेकिन पढ़ाई से पैसा के साथ पावर आता है। एक व्यक्ति जैसे मान लो कोई बड़ा रईस व्यक्ति, इंडस्ट्री करोड़पति तुम्हारे सामने आ जाए, क्या करोगे? पैसा के नाम पे इज्जत दे दोगे, थोड़ा सा डरोगे नहीं। एक दरोगा जो 50,000 कमा रहा है सामने आएगा तो थरथरा देगा अगर चिल्ला के बोल दिया तो। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? पढ़ाई का अंतर है। पैसा कमा लेगा, अरे भगवान शरीर दिया है ना तो भूखल नहीं मरने देंगे, कुछ ना कुछ तो ऑप्शन बना देंगे, और उस ऑप्शन से तुम अर्निंग कर लोगे, परिवार को पाल लोगे। लोगों को भ्रम रहता है कि मेरे घर में बच्चा है तो कैसे जाओ, अरे उसका साधन दे करके भेजते हैं, उसके साथ ऑप्शन भी क्रिएट हो जाता है कि उसका ऐसे अर्निंग आएगा। एगो छोटा सा और एग्जाम्पल याद आ गया, सुन लो। मिडिल क्लास का चर्चा छोड़ दिया, स्टार्ट कर दिया। उसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल था, एक नॉर्मल दंपत्ति था, ठीक है, नॉर्मल परिवार, बैठ जाओ, जिसके में हस्बैंड वाइफ और एक बच्चे थे। बड़ा मुश्किल से घर चलता था कुछ। अब क्या हुआ कि उसके घर में इनकम, सपोज दैट इनकम का उदाहरण देते हैं, उसका पूरा परिवार मिलकर कमा रहा था 5 रुपया, मान लेते हैं। कितना कमा रहा था? अब उसके घर में बेटी पैदा हुई, ठीक है। अब उसके परिवार का इनकम हो गया 11 रुपया। कैसे? उसका बाप का बिजनेस एक्सटेंड कर गया, ठीक है। फिर क्या हुआ ना, बेटी बड़ी हुई, फिर उसके बाद अगला जो पीढ़ी आया ना, फिर इसके बाप का इनकम बढ़ रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। अब बाप को यह भ्रम हो रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं तब एक्सटेंड हो रहा है। नहीं, भगवान जो तुम्हारे घर में जो गेस्ट भेज रहे हैं ना, उसके साथ उसके इनकम का सोर्स भी भेज दिए हैं, और तुम बस माध्यम हो इनकम का। हमारा कल्चर ऐसे समझाता है कल्चर को। और हम मिडिल क्लास वाले लोग क्या करते हैं, अपने बाप के संपत्ति को देख कर नाचते रहते हैं, खुद का तो कुछ बनेबे नहीं किए। अभी बनाने का एज है, सच में अभी एज है, अभी कमाने का एज है। नॉलेज जितना, अभी एनर्जी जितना है ना, उसमें खूब नॉलेज कमा सकता है। आज से 10 साल बाद नॉलेज नहीं कमा पाओगे, कितना एफर्ट लगाओगे ना तो नहीं हो पाएगा। तो बोलोगे सर टीचर लोग जो कैसे करते हैं, तो हम लोग रेगुलर हैं, पढ़ाई खत्म हुआ लग गए पढ़ाने में, तो हमारा पढ़ाई रेगुलर रह गया, गैप हुआ ही नहीं। तो देखते हो सब कुछ टॉप है, हमारा हो गया और भी दूसरे टीचर का देखो, अरे सब सिस्टमेटिक वे में रह गया पढ़ाई। तो तुम्हारा छूट जाएगा ना पासल, नहीं हो पाएगा अरेंज। घुमान नहीं करना है, गर्व नहीं करना है, क्योंकि हम सबसे निचले रैंक से बिलोंग करते हैं, तभी इस तरह के स्टेटस को जी रहे हैं। नॉर्मल सा कोचिंग, नॉर्मल सा स्कूल, नॉर्मल सा कपड़ा, और बड़ा त्योहार और फेस्टिवल आ गया तो एडजस्टमेंट, क्रेडिट, लोन वाला सिचुएशन, सब लोअर रैंक में आ रहे हो इसीलिए। और इससे बाहर निकलना है तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो तू वो साइकिल क्रिएट करेगा जो तुम्हारा अगला खानदान पिछला खानदान का नाम मिटा देगा। ये एमसीएम का कारण हम लोग देखें अगला लेसन में। कौन स्टार्ट किया था टॉपिक? इधर उधर का, मिडिल क्लास। तुम स्टार्ट किया था, हमको डाइवर्ट कर दिया, खत्म। बंद कर उसको, बंद कर।